वाओ ग्रेट, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। पब्लिक जिस बात के लिए रिवोल्ट कर रही थी वैसा ही हुआ। अब राजा जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगा। बट ये क्या, इतना होने के बाद भी फ्रांस में अभी परेशानियां चल ही रही थी। वाई, क्या कारण था जिसके कारण टेंशन्स कंटिन्यूड रहे फ्रांस में, और कैसे? तो चलिए आज के वीडियो लेसन में हम यही देखने वाले हैं। सो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश होने के बाद भी कुछ ऐसे टेंशन्स अराइज हुए जिसके कारण फाइनली फ्रांस में से मोनार्की को एबॉलिश कर दी गई। अब भाई हुआ क्या, तो वो जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का लेसन। हुआ ये कि लुई 16 भले मान गया, नेशनल असेंबली को उसने रिकॉग्निशन दे दिया था, बट उसने चुपके से प्रशिया के जो राजा थे उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, नेगोशिएशन में आ गए, जिसके तहत वो प्लान करने लगे कि कैसे इस नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। साथ ही साथ उस वक्त आसपास के जो राजा थे वो लोग भी चिंतित थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं फ्रांस की पब्लिक की तरह उनकी पब्लिक भी ऐसा कोई कदम ना उठा ले और उनके हाथों से भी उनका पार ना चला जाए। इसीलिए वो प्लान कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमें फ्रांस पे अटैक करना होगा। बट ये क्या, जब तक ये प्लान कर रहे थे उतने में ही हमारी पब्लिक आगे निकली। उसने क्या किया, नेशनल असेंबली जो थी हमारी, उन्होंने वोट पास किया और उस वोट के तहत ये फैसला लिया गया कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया से फ्रांस लड़ाई करेगा। यानी कि नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। अभी यहाँ के राजा सोच ही रहे थे कि ये फ्रांस पे अटैक करेंगे, बट उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने इन पे अटैक करने की घोषणा कर दी। अब जब ऐसा घोषणा हुआ तो भाई अब लोगों को, पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़ाई है ये राजा महाराजाओं के खिलाफ है और इन सब में हम सारे पब्लिक को एक साथ आना होगा। और हजारों लोग अपनी मर्जी से आगे आए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया ताकि वो किंग और अरिस्टोक्रेसी के पावर को जो है उसको कंट्रोल कर सके। पोएम्स वगैरह लिखे जाने लगे, सॉन्ग्स वगैरह गाए जाने लगे, पुराने अतीत को याद किया जाने लगा और लोगों के मन में देश के लिए भावना जगाई जाने लगी। इन्हीं में से एक सॉन्ग जो बड़ा पॉपुलर हुआ था वो था मार्सिलेस। मार्सिलेस ये आगे चल करके नेशनल एंथम बना फ्रांस का। यस, आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, जो कि पहली बार ये जो वॉर डिक्लेयर हुआ था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, उसमें गाया गया था। इसको लिखा किसने? तो इसे लिखा है रॉगे डी लाइल ने। अब ये पहली बार कब गाया गया? तो ये पहली बार ये जो वॉलंटियर्स आए थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जब ये पेरिस की ओर मार्च कर रहे थे फ्रॉम अ प्लेस नेम्ड एज मार्सिल्स। मार्सिल जगह थी, वहाँ से जब ये पेरिस की ओर मार्च कर रहे थे तब उन्होंने ये पोएम, ये सॉन्ग को गाया था और वहीं से इस सॉन्ग का नाम मार्सिलेस पड़ा और ये आज नेशनल एंथम है फ्रांस का। क्लियर है यहाँ तक? अब नो डाउट सारे पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया, ये रिवॉल्यूशन अच्छा खासा भी चला और इसके कारण बहुत सारे नुकसान हुए, लोगों की ज़िंदगी में भी परेशानी आई, हार्डशिप्स आई। कैसे हार्डशिप आई? तो आदमी जितने थे अपनी मर्जी से वो सारे लोग आर्मी ज्वाइन कर लिए थे, सारे मेन जो हैं वो फाइट कर रहे थे। वहीं महिलाओं के ऊपर बर्डन बढ़ चुका था, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का तो ध्यान रख ही रही थी, साथ साथ में उन्हें अब पैसा भी कमाना पड़ रहा था ताकि वो अपने घर का खर्च उठा सके। और अभी भी ये लोग हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि इस तरह की लड़ाई तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब पूरी तरीके से राजा का नाम ना हट जाए, इनका पूरा पावर्स ना चला जाए। और दूसरा कारण ये भी था जिसके कारण ये रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो ये था कि जो नेशनल असेंबली बनी थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1791 का, उसमें सिर्फ अधिकार उन्हीं लोग को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनके पास टैक्स पे करने की कैपेसिटी थी, वही सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। यानी कि गरीबों को, जो नीचे तबका था थर्ड स्टेट का, उनको कोई अधिकार
नहीं मिले थे। तो पब्लिक को ऐसा लग रहा था, जो थर्ड स्टेट का नीचा तबका था उसको ऐसा लग रहा था कि अगर इस लड़ाई को हम कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले समय में हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्हीं के तहत इतने सारे जो रिवॉल्यूशंस वगैरह हो रहे थे, इसी में अब लोगों का मिल करके आपस में डिस्कशन करना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया इनकी ज़िंदगी का। ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान्स को डिस्कस करने लगे और उसी को लेकर के रैली निकालने लगे, और इसी के तहत बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने। पॉलिटिकल क्लब्स मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि पॉलिटिकल मैटर्स पे डिस्कशन करते हैं। इन्हीं में से एक पॉपुलर क्लब था जिसका नाम था जैकोबियंस क्लब। ये जैकोबियंस क्लब जो है, ये जैकोबिन्स क्लब है, जो नाम रखा गया है सेंट जैकोब, जो कि पेरिस में फॉर्मर कॉन्वेंट है। बिल्डिंग समझ रहे हो ना, रिलीजियस बिल्डिंग कॉन्वेंट। तो इनके नाम पर पे ही इस क्लब का नाम रखा गया था जैकोबिन्स क्लब। और इस क्लब में वो मेंबर्स थे जो कि थर्ड स्टेट के नीचे तबके में काउंट किए जाते थे। एंड डू यू नो वन मोर थिंग, इसमें महिलाओं ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ उन्होंने भी खुद के बहुत सारे क्लब्स बनाए और पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस किए। अब आते हैं ये जैकोबिन्स क्लब क्या था, तो इसका डिटेल जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। आज के लिए बस इतना जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भले स्टैब्लिश हो गई थी फ्रांस में, बट वो ज़्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि लुई 16 ने चीटिंग करने की कोशिश की, और इसका फैसला ये हुआ और इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, और जो नीचा तबका था थर्ड स्टेट का वो भी अब एक्टिव हो गया और सरकार के अगेंस्ट डिसीजन लेने लगा और वॉर को कंटिन्यू करने लगा। और उन्हीं में से एक पॉपुलर क्लब बन करके आया पॉलिटिकल का, वो था जैकोबिन्स क्लब। अब भाई जैकोबिन्स क्लब मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली जितना समझाया है आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू। एंड या अगर अभी तक कहीं भी कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन, और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो बाय बाय।